प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई है उनमें हमने आपकी जो पाठ्यपुस्तक है प्राचीन काव्य, जिसका संपादक सत्यनारायण शर्मा जी हैं, इस पाठ्यपुस्तक में 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसके इस पुस्तक के आरंभिक 7 कवियों की कविताओं का हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। ये कवि आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास जो है 4 कालखंडों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो आपकी प्राचीन काव्य जो पुस्तक है, इसमें आदिकाल और भक्तिकाल की कवियों का संकलन है और उनकी कविताओं का संकलन है। पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, करीबन 4 कक्षाएं, जिसमें हमने 4-5 कक्षाएं, जिसमें हमने 8वें अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी जी को हम पढ़ते आ रहे हैं। जायसी जी ने अवधी भाषा में दोवा चौपाई शैली का प्रयोग करते हुए पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। पद्मावत पद्मावती नायिका के नामकरण पर इसका नाम रखा गया, पद्मावत महाकाव्य। पद्मावती जो है सिंगलद्वीप पर्वत के राजा गंधर्व सेन की अनिद्य सुंदरी एक पुत्री हैं, और वहाँ से हीरामन तोता चित्तौड़ आता है, राजा रतन सेन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है, और राजा रतन सेन उसके ऊपर मोहित होकर के उसको लेने के लिए चल पड़ते हैं। और दूसरी ओर जो एक आदर्श भारतीय पत्नी के रूप में राजा रतन सेन की पत्नी नागमती, जो चित्तौड़ में प्रीतम के वियोग में वियोग वेदना सहती है, उसकी वियोग दशाओं का चित्रण 12 मासा ऋतु वर्णन के आधार पर जायसी ने यहाँ किया है। हमने यहाँ तक 8 पदों का अध्ययन कर चुके हैं, और यहाँ कुल 15 पद जो है नागमती वियोग वर्णन खंड शीर्षक से आपके पाठ्य पुस्तक में ये संकलित हैं, जिसमें आरंभिक 8 पदों का हम पिछली 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम 9वें पद से हम आरंभ करने जा रहे हैं। अघन दिवस घटा निसी बाढ़ी। अघन, अघन का महीना यानी मार्गशीर्ष का महीना, और ये जो महीने हैं संवत, हिंदी संवत जो चलते हैं, जो 57 वर्ष सन संवत से ये आगे चलते हैं। सन में 57 वर्ष ऐड कर दीजिए तो संवत निकल जाएगा। और ये जो हिंदी के जो महीने, अंग्रेजी के महीने जनवरी से आरंभ होते हैं, दिसंबर तक चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। और हिंदी के जो महीने हैं वो ज्येष्ठ महीने से आरंभ होता है, ज्येष्ठ, वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, इस तरह से ये महीने चलते हैं। और जो ऋतु वर्णन जो आरंभ होता है 12 मासा, वो पहली वर्षा से, और पहली वर्षा ऋतु में आरंभ होती है आषाढ़ के महीने से। आषाढ़ी वर्षा को पहली वर्षा कहते हैं। तो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक तक हम पढ़ चुके हैं, और मार्गशीर्ष का महीना ये आरंभ हो रहा है। तो देखिए, अगन दिवस घटा निसी बाढ़ी, यानी मार्गशीर्ष के महीने में तेज सर्दी पड़ने लग जाती है, अत्यधिक ठंड, और इस वजह से ये होता है कि दिन तो होते हैं छोटे और रातें होती है बड़ी। दुबर रेनी, रातें अत्यधिक बड़ी होने के कारण नागमती यहाँ कह रही है कि मेरे लिए तो इन लंबी लंबी रातों को प्रियतम के अभाव में बिताना अत्यंत कठिन हो गया है। जाय किमी गाढ़ी, अर्थात इन घनी अंधेरी रातों को मैं कैसे व्यतीत करूं, प्रियतम मेरे पास नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, अब यही विरह दिवस भर आती, और अब ये जो वियोग वेदना है, पहले मैं दिन में वियोग सहती थी, फिर लंबी रातें हो गई, अब बिताना मुश्किल हो गया, लेकिन अब वो कह रही कि अब तो सहने की हद हो गई है, सब कुछ ऐसे नहीं हो गया, अब ये वियोग काल मेरे लिए वियोग वेदना तो रात और दिन मुझे सताती है, रात और दिन भी मेरे लिए काटना अब मुश्किल हो गया है। जरो विरह जस दीपक बाती, या उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि नागमती के माध्यम से कह रहे हैं जरो यानी जल रही हूँ,
वीरे यानी वियोग वेदना में मैं इस तरह से जल रही हूँ जिस तरह से दीपक के अंतर्गत लगातार बत्ती जलती रहती है। कांपे हिया जनावे शिव, और मेरा हृदय कांप रहा है। जनावे यानी प्रभाव से, शिव यानी सर्दी से, अर्थात शीत ऋतु से, शरद ऋतु से अत्यधिक ठंड के कारण मेरे हृदय में कंपन हो रहा, मेरा हृदय कांप रहा है। तो पे जाए होई संग पीऊँ, तो पे जाए अर्थात इस सर्दी से तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है, ये सर्दी तभी मेरा साथ छोड़ सकती है। होई संग पीऊँ, जब मेरे को मुझे प्रियतम का साथ मिलेगा, अर्थात प्रियतम जब मेरे साथ में होंगे तब इस मार्गशीर्ष महीने की तेज ठंड से मुझे मुक्ति मिलेगी। घर घर चीर रचे सब काऊँ, और इस सर्दी के दिनों में प्रत्येक घर में ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे मखमली वस्त्र बनाए जाते हैं। मोर रूप रंग लेगा नाऊँ, और मैं किसके लिए अब इन वस्त्रों को बनाऊं, क्योंकि मेरे जो रूप और रंग है, मेरे समस्त श्रृंगार मेरे स्वामी के साथ ही चले गए हैं। मेरे स्वामी जो सिंगल द्वीप पर्वत की ओर पद्मावती को लेने के लिए गए हैं और आज तक वो लौट करके नहीं आए हैं, तो मेरी श्रृंगारिक चेष्टाएँ और एक तरह से जो कह सकते हैं मेरे जीवन के आमोद प्रमोद के जो रंग हैं वो प्रियतम के साथ ही चले गए। मैं किसके लिए स्वेटर बुनूं, ऊनी वस्त्र बुनूं। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, और वह पलट करके आज तक नहीं लौटे हैं, जो मेरे से बिछुड़ करके गए हैं, आज तक उनका मिलन नहीं हुआ। अजू फिरे फिरे रंग सोई, आज भी यदि मेरे प्रियतम पुनः लौट करके आ जाएं तो वही मेरे जीवन के रस, आनंद, आमोद प्रमोद पुनः आ जाएंगे, और पुणे में हंसी खुशी के साथ में अपना जीवन प्रियतम के संग बिताऊंगी। लेकिन प्रियतम नहीं हैं, जो बिछुड़ के गए आज तक नहीं लौटे हैं, उनके साथ ही मेरे समस्त रंग ढंग चले गए हैं। वज्र अग्नि विरहिणी हिये जारा, और ये वज्र यानी तीव्र आग जो है वियोग वेदना की आग, इससे इस वियोगिनी नागमती का हृदय भी जल गया है। सुलुगी सुलुगी दग्धे हुई छारा, और इस वियोग वेदना की अग्नि से वो उसका हृदय और उसका शरीर बार बार सुलग सुलग करके अंगारे की भांति सुलग सुलग करके वो दग्धे जल करके होई छारा, छारा यानी छार, वो राख में परिवर्तित हो रही है, यानी वो जीर्ण शीर्ण दुर्बल अवस्था उसकी नागमती की हो गई है। ये दुख दगद ने जाने कंतो, नागमती यहाँ कहती है कि मैं जो ये प्रीतम के वियोग में जो दुख दर्द सहन कर रही हूँ, कष्ट पीड़ा सहन कर रही हूँ, इन पीड़ाओं के बारे में मेरे प्रीतम नहीं जानते हैं, ये तो भुगत भोगी ही जानता है। यौवन जन्म करे बसमतो, और ये यौवन रूपी जो मेरा जन्म है, यौवनावस्था है मेरी, ये मुझे प्रीतम की याद बार बार आने के कारण इस वियोगा अग्नि में मैं जल करके भस्म हो रही हूँ, अर्थात वियोग वेदना असहनीय हो गई है। अंततः नागमती जो है पशु पक्षियों पेड़ पौधों के माध्यम से अपना होश आवाज़ को करके संदेश भेजना चाहती है कि उसको ये भी पता नहीं कि मैं जिसको संदेश कह रही हूँ वो संदेश ले भी जाएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ एक दोहा है, पीयूषु संदेश पीयूषु केहूँ संदेशड़ा है भौरा है काग, अर्थात हे भौरा, हे भ्रमर, हे काग, हे कौवा, तुम दोनों ही आओ, और मेरे प्रियतम जो पद्मावती को लेने के लिए सिंगल द्वीप की ओर गए हुए हैं, श्रीलंका की ओर गए हुए हैं, लंका की तरफ गए हुए हैं, साउथ में गए हुए हैं, उन तक मेरा ये संदेश पहुंचाना, क्योंकि तुम तो जाने में समर्थ हो, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ कर के जा सकते हो और मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा सकते हो। और संदेश क्या है, नागमती भौरे और कौवे के माध्यम से अपना संदेश क्या कहती है, देखिए। सो धनी, अर्थात वही धनी यानी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी वही पत्नी, तुम्हारी वही प्रेयसी जिसे तुम चित्तौड़ में छोड़ करके पद्मावती के पास चले गए थे। वीरे जरी, वीरे वेदना के कारण वीरे की अग्नि में वो जल चुकी है, मुईयन मर चुकी है। तेहिक धुआं हम लाग, और वियोग वेदना में जल करके जब वो मर चुकी हैं तो उसकी चिता से जो उठा हुआ धुआं है, उस धुएं में हम दोनों काले हो गए हैं। यानी भौरा वैसे ही काला होता, कौवा वैसे ही काला होता है, लेकिन संदेश इस तरह से भेजा गया है कि संदेश जाकर के कहना कि उसकी चिता से उठा हुआ धुआं जिससे हम दोनों काले हो गए हैं। तो यहाँ अतिशयोक्ति है, वैसे स्वाभाविक रूप से ही भ्रमर और कौवा दोनों ही काले होते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम अगले 10वें पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 10वां पद आपके सामने है। पौष महीना, सर्दी, तेज जाड़े की कड़कड़ाते की ठंड इस पौष महीने में पड़ती हैं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, अर्थात इस पौष के महीने में, इस जाड़े की सर्दी में
थरथरा रहा, मनुष्य का शरीर जो है थरथराता है, कंप कपाता है, दांतों में कंप कपी छूटती है, उसे बोलते हैं कड़कड़ाके की ठंड। सूरज जाए लंका दिशी चापा, और उत्तरी भारत में जो ये जाड़े की जो शीत लहरें चलती है, इस अत्यधिक ठंड से डर करके सूर्य भी दक्षिण दिशा की ओर भाग गया है, ऐसा यहाँ कहा गया है। देखिए, सूरज यानी सूर्य, जाए यानी चला गया, लंका दिशी लंका की ओर चला गया, जहाँ कम ठंड पड़ती है, अत्यधिक गर्मी होती है उधर। चापा यानी दबे पाँव चला गया है, यानी दक्षिणायन होता है। वैसे देखा जाए तो क्या होता है कि दिन होते हैं छोटे, वो इसलिए होते हैं कि सूर्य दक्षिणायन होता है और रातें होती है लंबी। सूर्य वापस उत्तरायण होता है तो दिन बड़े होने लग जाते हैं और रातें पुनः छोटी होने लग जाती है। वीरे बाढ़ दारुण भासियु, और एक तरफ सूर्य दक्षिणायन हो गया तो उत्तरी भारत में तेज ठंड बढ़ गई है। वीरे बाढ़, और वीरे की बाढ़ आ गई है। दारुण भासियु अर्थात दारुण यानी दुख देने वाली, शिव यानी सर्दी, और ये जो पौष महीने की जो सर्दी है अत्यधिक दुखद है, एक तरह से सर्दी की बाढ़ सी आ गई है। कंपी कंपी मरो ले हरि जीव, मैं तो कांप कांप करके अब मर जाऊंगी, क्योंकि प्रियतम भी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, और ये शीत सर्दी और ये विरह वियोग वेदना दोनों ही मेरा हरण कर लिए, मेरे प्राणों का हरण कर रही है। तो ले हरि जीव अर्थात मैं तो केवल मेरे प्रिय का नाम लेकर के जी रही हूँ, लेकिन इस शीत ऋतु और वियोग वेदना मुझे नष्ट कर डालेगी, अत्यधिक दुखद है। कंत कहाँ लागो वही हियरे, कंत हे स्वामी आप कहाँ पर हो, लागो यानी लग जाऊं, वही यानी तुम्हारे हियरन हृदय, हे प्रीतम आप कहाँ हो, मैं आपके हृदय से लिपट जाना चाहती हूँ, आपके गले और हृदय से लग जाना चाहती हूँ, ताकि मुझे इस कड़ाके की ठंड से मुक्ति मिले। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, अर्थात जो ये मार्ग है जहाँ आप गए हैं, ये मार्ग बहुत लंबा है, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। सूझ नहीं नियर, मुझे तो बिल्कुल नियर यानी पास में, मुझे तो बिल्कुल पास में ही दिखाई देना बंद हो गया है, तो मैं इतनी दूर तक आपके कैसे दर्शन कर पाऊँगी। आप तो तुरंत अब चले आइए, मैं इस ठंड से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप आ जाएंगे और मैं आपके गले लग जाऊँगी, आपकी छाती से चिपक जाऊँगी, आपका सानिध्य से ही मुझे इस ठंड से मुक्ति मिलेगी। शोर सपेती आवे जुड़ी, शोर सपेती यानी कहने का तात्पर्य सफ़ेद रंग की चादर जो है पलंग पे बिछी हुई है, और जैसे ही नागमती सोने का प्रयास करती है, पलंग पे चढ़ती है या बैठती है, तो उसे जुड़ी आती है, एक तरह से ऐठन आती है, अत्यधिक ठंड लगती है, यानी सफ़ेद वस्त्र जो है सर्दी में जब पहनते हैं तो ठंड दुगुनी लगती है, और काले कपड़े पहनने से ठंड कम लगती है, ऐसा कहा जाता है। तो जानव सेज हिमंचल बूढ़ी, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया। जानव यानी मानो, जो सफ़ेद रंग की बिछी हुई जो सैया है जिसपे बैठने से एक तरह से ऐठन जकड़न आ रही है नागमती को, तो वो ये कहती है कि मानो मेरी जो सैया है अत्यधिक ठंडी है, ऐसा लगता है कि हिवंचल बूढ़ी अर्थात वह तो बर्फ में डूबी हुई है, अर्थात मेरी सैया पर जैसे बर्फ़ की वर्षा हो गई हो, तो अत्यधिक ठंड मुझे उसमें लगती है, बिना प्रियतम के मुझे उस पर जकड़न आती है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकवा और चकवी जो पक्षी है इनके लिए कहा जाता है कि ये रात में दोनों बिछुड़ जाते हैं और प्रातःकाल यानी दिन में इन दोनों का मिलन होता है। लेकिन नागमती चकवी को स्त्रीलिंग रूप में उससे संबोधित करते कहती हैं कि चकवी निसी बिछुरे दिन मिला, निसी बिछुरे यानी रात्रि में तो बिछुड़ती है और दिन में उनका मिलन होता है, लेकिन ये अपने लिए कह रही है हों दिन राति वीरे को खिला, अर्थात मैं तो रात और दिन मुझे वियोग वेदना सहनी पड़ती है। चकवी को तो केवल रात में ही वियोग वेदना चकवा से सहनी पड़ती है अपने प्रिय से, और दिन में दोनों का मिलन हो जाता है, लेकिन मुझे तो रात और दिन दोनों ही में ही वियोग वेदना एक कोकिला की भांति मैं पुकार रही हूँ, कोयल की तरह मैं पुकार रही हूँ, लेकिन प्रियतम का मिलन अभी तक मुझे नसीब नहीं हुआ है। रेनी अकेली साथ नहीं सकी, अर्थात रात्रियाँ मुझे अकेली में ही बितानी पड़ रही है और मेरे साथ में कोई सखियाँ नहीं हैं, प्रियतम तो वैसे ही नहीं है। कैसे जिए बिछोई पंखी, अर्थात अब बिछुड़वा पक्षी किस बातें जिए, जैसे चकवी रात को बिछुड़ जाती है तो दिन में तो कम से कम प्रियतम से मिलन हो जाता है, मैं तो रात और दिन वीरे कोकिला बनी हुई हूँ, कोयल की तरह पुकार रही हूँ, लेकिन प्रियतम आज दिन तक नहीं लौटे हैं। तो कैसे जिए बिछोई पाखी, अर्थात बिछुड़ा पक्षी, अपने साथी से जब कोई पक्षी बिछुड़ जाता तो अकेला कैसे अपना जीवन जी सकता है, यह असंभव है। और
जीवन जिएगा तो भी वो असहनीय होगा, कष्टकारक होगा। वीरे सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुँह ने छोड़ा। अब यहाँ वीरे सचान अर्थात वियोग वेदना रूपी ये शीत ऋतु बाज, शीत ऋतु को यहाँ पर बाज पक्षी कहा गया है। और बाज पक्षी जब सचान नामक चिड़िया को जब पकड़ता है, उसे सताता है अपने पंजों में पकड़ करके। सचान भयउ तन जाड़ा अर्थात तन यानी शरीर को, और इस जाड़े की ठंड में वो उसे सताता है, पंजों में पकड़ लेता है और आकाश में उड़ता है। और उड़ते उड़ते ही उसे जीवित ही वो खाता है, उसका मांस खाता है सचान पक्षी का। तो ये वियोग वेदना मेरे लिए एक बाज की भांति है, जो मेरे इस शरीर को, शरीर रूपी यानी शरीर रूपी चिड़िया को पकड़ करके वो जाड़े की ठंड उसको खा रही है। जियत खाई अर्थात ये जीवित ही बाज पक्षी चिड़िया को खाता है। वो मुँह ने छोड़ा, और मरने पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसका मांस खा के ही रहता है। उसी तरह से ये जाड़े की ठंड जो है, नागमती यहाँ कह रही कि मुझे मार करके ही रहेगी। अंतिम जो दो पंक्तियाँ वो देखिए, रकत डूरा मासू गरा। और इस अत्यधिक ठंड के कारण, इस शीत रूपी इस बाज के कारण, नागमती की चिड़िया रूपी शरीर को जब नोचने के कारण, पकड़ करके जीते जीते इसको मारने के कारण, देखिए रकत ढूरा, रकत यानी रक्त, खून जो है वो बह गया है। मांसू गरा सारा मांस गल गया है। हाड़ भयो सब संग, और हाड़ हड्डियाँ जो है वो संग की भांति यानी कंकाल तंत्र में परिवर्तित हो गई है। धनी सारस होई ररी मुई, और धनी यानी प्रेयसी, और इनकी सारस की जो जोड़ी थी वो बिछुड़ चुकी है। अब स्त्रीलिंग रूप में सारसनी यानी सारस का मादा रूप जो है नागमती, यही अकेली बची हुई है, लेकिन ये वियोग वेदना उसे सता रही है। साथ ही तेज सर्दी की ठंड से वो जकड़ करके ररी मुई अर्थात उनकी जोड़ी एक तरह से मर चुकी है। प्रियतम आज तक लौट करके नहीं आए हैं, और उनके वियोग में नागमती भी मरी जा रही है। पीयू समेटी पंख, अब प्रियतम को कहा जा रहा है कि ये जो सचान नामक सचान चिड़िया रूपी जो नागमती का शरीर है, अब इसकी जोड़ी बिछुड़ चुकी है, और ये शीत रूपी बाज उसके शरीर को जकड़ करके जीते जीते उसको खा रहा है। सारा मांस बह गया है, रक्त बह गया है, और मांस गल गया है, और ये शरीर जो है अब शंख में परिवर्तित हो गया है। हे प्रियतम, तुम्हें इस नागमती के शरीर रूपी इस चिड़िया को, अब इसकी जो जोड़ी बिछुड़ चुकी है, ये मर चुकी है अब, और तुम आकर के इसके पंखों को समेट लेना। कितनी मार्मिक बात यहाँ पर जायसी जी ने कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 9वें और 10वें पद का हमने अध्ययन किया। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 11वें और 12वें पद का अध्ययन करेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो अपने चैनल को, कॉलेज के चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित हो सकेगी। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं है वो हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, ताकि हम ग्रुप में जोड़ सकें। और इन यूट्यूब वीडियो के, इन प्ले लिस्टों के जो लिंक हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इन्हें ओपन करके अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। आप इंतज़ार करें।